नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है प्रतिष्ठा की पराजय, जिसे लिखा है नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूरा घर ही रमा देवी को अस्त व्यस्त महसूस हो रहा है। सोफे के कुशन बिखरे हुए, दीवान की चादर एक कोने से काफी नीचे खींची हुई मुड़ी तुड़ी और फर्श पर खुशबू और पिंकू के खिलौने बिखरे हुए थे। काम वाली मेहरी नहीं आई, इसीलिए घर की ऐसी हालत बनी हुई थी। वैसे उनका दिल तो चाह रहा था कि उठकर सब कुछ खुद ही व्यवस्थित कर दें, लेकिन यह घुटने का दर्द, उफ, किसी दुश्मन को भी यह बीमारी न लगे। हड़बड़ाती सी सुलभा ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आई। सामान सहेजते हुए वह निर्देश भी देती जा रही थी। माँ जी, खुशबू को दूध भात खिला दिया है और पिंकू को दूध पिलाकर सुला दिया है। उसे याद से 3-3 घंटे के बाद दूध दे देना। आप आया आज छुट्टी पर है। सब्जी मैंने बना दी है, फुलके आप बना लेना, अब मुझे समय नहीं है। हवा की गति से सुलभा कमरे से बाहर चली गई और पति आलोक के साथ अपने दफ्तर की ओर रवाना भी हो गई। रमा देवी सब कुछ देखती सुनती ही रह गई। बोलने का अधिकार तो वह स्वयं ही अपनी जिद के कारण खो चुकी थी। सच, वे कितनी बड़ी भूल कर बैठी। अपनी झूठी शान के लिए लोगों पर प्रभाव डालने के प्रयास में उन्होंने कितना गलत निर्णय ले लिया। विचारों के भंवर में डूबती उतराती वे पिंकू के रोने की आवाज सुनकर चौंक गई। पलंग से उतरने की प्रक्रिया में ही उन्हें 2-3 मिनट लग गए। घुटने को पकड़कर शेष टांग को दूसरे हाथ से धीरे धीरे मलते हुए वे पैर को जमीन पर रखती। बहुत दर्द हो रहा था। कभी कभी तो हल्की सी चीख भी निकल जाती। पैर घसीटती सी वे पिंकू के पास पहुंची। कहना चाहती थी, अरे राजा बेटा, इतनी जल्दी उठ गया, लेकिन दर्द से परेशान खींचती हुई बोल पड़ी, मरदूत कहीं का, जरा आराम से नहीं बैठने देता, सारा दिन इसकी ही सेवा टहल में लगे रहो। पिंकू दादी की गोद में बैठकर हंसने खिलकने लगा तो रमा देवी को अपने कहे शब्दों पर ग्लानि हो आई। इस बेचारी नन्ही जान का क्या कसूर? दोस्त तो मेरा ही है। मेरे ही कारण तो बहू अपने नन्हे बच्चों को रोता छोड़कर नौकरी पर जाती है। मेरी ही तो जिद थी। अपनी इकलौती संतान आलोक की रमा देवी ने बहुत अच्छी परवरिश की थी। माँ बाप के प्रोत्साहन से सफलता की सीढ़ियां चढ़ती हुई इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। जल्दी ही उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी भी मिल गई थी। आलोक की शादी के लिए रमा देवी ने जो सपने बुने थे, उनमें से एक यह भी था कि वह नौकरी करने वाली बहू ही लाएंगी। जब पति ने तर्क रखा कि उन्हें आर्थिक समस्या तो है नहीं, फिर बहू से नौकरी क्यों करवाई जाए, लेकिन तब वे उत्साह से बोली थी, आपको मालूम नहीं, नौकरी करने वालों का बड़ा रौब रहता है। अपने महल्ले की सुमित्रा की बहू नौकरी करती है। सभी उसे तथा उसकी सास को कितना सम्मान देते हैं, मानो कि उनकी बराबरी का मोहल्ले में हमारे कोई हो ही ना। लेकिन उनकी तो आर्थिक स्थिति कमजोर है। सुमित्रा के पति भी नहीं है तथा उनके बेटे की कमाई भी इतनी नहीं कि परिवार का खर्चा आसानी से चलाया जा सके। मजबूरन बेचारी आर्थिक सहायता के लिए उनकी बहू से नौकरी करवाती है। दोहरे कर्तव्य के बोझ से वो बेचारी कितना थक जाती होगी। उसकी कर्तव्य परायणता के कारण ही सब उसकी तारीफ करते हैं। पति ने समझाया था, ये तो आपका ख्याल है जी, मैं कुछ और ही सोचती हूँ। हमारे खानदान में किसी की भी बहू नौकरी पेशा नहीं है। सोचो जरा, सभी पर हमारी धाक जमेगी कि हम कितने खुले विचारों वाले हैं, आधुनिक है, बहू पर कोई बंधन नहीं लगाते। इसका रोब तो लोगों पर पड़ेगा ही ना। तुम्हारी मति मारी गई है। लोगों पर रौब जमाने के धन में अपने घर को कलह और तनाव का मैदान बना लोगी। सोचो, अगर बहू सारा दिन बाहर रहेगी तो तुम्हें उसे लाने का क्या फायदा होगा। न वह तुम्हारे साथ बैठकर ठीक से हंस बोल सकेगी और न घर के कामों में मदद कर सकेगी। पति ने फिर से समझाने की कोशिश की थी, अरे घर के काम के लिए नौकरी ने रख लेंगे। रही बात हंसने बोलने की, तो शाम 6 बजे से रात तक क्या कम समय होता है। तुमसे तो बहस करना ही व्यर्थ है, कहकर पतिदेव चुप हो गए। आलोक के लिए लड़कियां देखने की प्रक्रिया जारी थी। रमा देवी ने कई अच्छी शिक्षित लड़कियों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे नौकरी नहीं करती थी। आरंभ से ही घर में रमा देवी का ही दबदबा था, इसलिए पति और पुत्र उनके हर प्रस्ताव को मानने में ही अपनी खैर समझते थे। संयुक्त से जीवन बीमा कंपनी में कार्यरत सुलभा सभी को पसंद आ गई। रमा देवी को तो मानो मोह मांगी मुराद मिल गई। खूबसूरत कुलीन घर की बेटी और फिर अच्छी नौकरी पर लगी हुई।
आनन फानन बात पक्की कर दी गई। खूब धूमधाम से शादी हुई। सुलभा ने महीने भर की छुट्टियां ली थी। नवदंपति शादी के बाद 15 दिनों के लिए मधुमास मनाने पहाड़ों पर चले गए। घर लौटने पर एक दिन रमा देवी बोली, सुलभा, 1 तारीख से तुम अपनी ड्यूटी शुरू कर लो। उनका आदेश सुनकर सभी चौंक गए। सभी का विचार था कि वे तो अपनी जिद भूल चुकी होंगी, लेकिन उनका सोचना गलत निकला। माँ जी, आपको तकलीफ होगी। मैं सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक बाहर रहूंगी। घर का सारा काम। आपके अब आराम के दिन है। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। पति के सुझाए विचार सुलभा ने व्यक्त कर दिए। आलोक और पिता ने सोचा, अब रमा देवी अपनी जिद छोड़कर निर्णय अपना बदल लेंगी। लेकिन जब उन्होंने उनका उत्तर सुना तो वे दोनों ही मन मार कर रह गए। रमा देवी बोली थी, बहू, तुम मेरी तकलीफ की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं घर के सारे कार्यों के लिए एक नौकरानी का प्रबंध कर लूंगी। तुम तो बेफिक्र होकर नौकरी करो। आजकल तो अच्छी नौकरी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हमारा भी तो मान बढ़ेगा अपने समाज में। सभी को हथियार डालने पड़े थे। सुलभा पूर्ववत नौकरी पर जाने लगी थी। सुलभा, कमाल है, इतने संपन्न घराने में ब्याह होने के बाद भी तुझे नौकरी की जरूरत है। मुझे तो समझ ही नहीं आता। ऑफिस में एक दिन उसकी सहेली वीणा ने कहा, हाँ भाई, अब तो नौकरी का चक्कर छोड़ो और अपने मियाँ तथा सास ससुर की सेवा करो। तुम तो इकलौती बहू हो। कल्पना ने भी मजाक किया। जब सुलभा ने उन्हें असलियत बताई तो वे हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगी कि कैसी अजीब सास है इसकी, सन की। लेकिन प्रत्यक्ष में वीणा बोली, हाय सुलभा, तेरी सास तो बड़ी दिलेर है, जो सारी जिम्मेदारियां स्वयं उठाकर तुझे 8 घंटे के लिए आज़ाद कर देती है। हाँ, इसके तो मज़े हैं। न खाना बनाना, न घर के कामों की चकचक। शान से ऑफिस आओ और घर वालों पर रौब जमाओ। लेकिन सुलभा को उनकी बातों से कोई प्रसन्नता नहीं हुई। न चाहते हुए भी उसे मजबूरी में यह नौकरी करनी पड़ रही थी। शाम को थक हार कर जब वह घर लौटी तो दिल करता कि कुछ देर पलंग पर लेट कर आराम करे, लेकिन संकोच के मारे ऐसा कर न पाती थी कि सास और पति क्या सोचेंगे। शादी से पहले वक्त काटने के लिए वह नौकरी करती थी। घर लौटते ही माँ चाय की प्याली उसके हाथ में देती, नाश्ते की प्लेट उसके हाथ में थमाती और उसकी दिन भर की थकावट दूर कर देती थी। कुछ देर आराम करने के पश्चात वह किसी भी सहेली के घर गपशप के लिए चली जाती थी। माँ ही रसो पश्चात वह किसी भी सहेली के घर गपशप के लिए चली जाती थी। माँ ही सारी रसोई संभालती थी। लेकिन मायके तथा ससुराल के रीति रिवाजों, कार्य प्रणाली वगैरह में काफ़ी फर्क तो होता ही है। यहाँ तो 8 बजे ही रात का खाना भी खा लिया जाता था, सो रसोई में मदद करना ज़रूरी था। शादी से पहले सुलभा का विचार था कि संपन्न घराने में तो उससे नौकरी करवाने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। फिर वह अपने सारे शौक पूरे करेगी, घर को अपनी पसंद के अनुसार सजाएगी, बगीचे को संवारेगी, अपनी चित्रकारी के शौक को उभारेगी, पति और सास ससुर की सेवा भी करेगी, एक आदर्श पत्नी और बहू बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ तो उसे किसी भी शौक को पूरा करने का समय ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे नौकरी करने की मजबूरी एक आदत से बनती चली गई। खुशबू के जन्म के समय कंपनी की ओर से 3 महीने की छुट्टियां मिली थी। सुलभा का जी चाहता कि उसकी सास उससे कहे, अब नौकरी को छोड़ो, अपनी गृहस्थी को संभालो। लेकिन उसकी आस तो दिल में ही रह गई। जब रमा देवी ने घोषणा की, खुशबू के लिए आया का प्रबंध कर दिया है मैंने, वैसे भी मैं भी तो सारा दिन घर में उसके पास ही रहूंगी। दिन सरकते गए। बेशक खुशबू के लिए आया रखी गई थी, लेकिन उसे संभालती तो रमा देवी स्वयं ही थी। आया तो उसे नहला धुलाकर, दूध पिलाकर घर का ऊपरी काम कर देती थी। पोती को हर समय उठाए उठाए रमा देवी इधर उधर डोलती रहती। मोहल्ले में घूम घूम कर सब पर रौब डालती। मेरी बहू तो हर पहली को 2000 रुपए मेरे हाथों में सौंप देती है। हमने तो उसे बेटी की तरह पूरी सुख सुविधाएं और आज़ादी दे रखी है। आखिर बहू भी किसी की बेटी होती है, हम भी उसे क्यों न बेटी माने। खुशबू के नामकरण के अवसर पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ साथ समाज, बिरादरी और मोहल्ले के तथा सुलभा के सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया था। रमा देवी समारोह में पूरी तरह से इस प्रयास में लगी रही कि उनकी बहू की अच्छी नौकरी से अधिकाधिक लोग प्रभावित हों और उनका रौब बढ़े। सुलभा अब नौकरी पेशा जीवन की अभ्यस्त हो गई थी, बल्कि अब उसे नौकरी करना अच्छा ही लगने लगा था, क्योंकि सुबह शाम खाने का पूरा काम माँ जी और आया मिलकर कर लेती थी। घर लौटने पर चाय पीकर वो खुशबू के साथ मन बहलाती
उसे दुलारती, तोतली भाषा में उससे बतियाती, अपनी ममता उस पर लुटाती। घर में खुशबू एक खिलौना थी जिससे सारे सदस्य अपना मन बहलाते। 2 वर्ष के बाद पिंकू का भी जन्म हुआ। तब तो जैसे घर दोगुनी खुशियों से आलोकित हो उठा। रमा देवी तो जैसे निहार हो उठी। पहले पोती और अब पोता। उनकी तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी, जैसे जैसे संसार भर की खुशियां सिमट कर उनके दामन में आ गई हो। सुलभा के ऑफिस जाने पर अब वे पोते को गोद में लेकर खुशबू की उंगली पकड़कर घूमती, उन्हें खिलाती पिलाती, बतियाती। कुछ उम्र का तकाजा और कुछ शारीरिक थकान। अधिक काम की वजह से अब रमा देवी जल्दी थकने लगी। एक दिन दोनों बच्चों को लिए सीढ़ियां उतर रही थी कि पैर फिसल गया। ये तो गनीमत रही कि बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उस दिन से उनके घुटने का दर्द ठीक ही नहीं हुआ। हर तरह की दवा ली, मालिश की, सेंक किया, लेकिन दर्द बना ही रहा। अब तो बच्चों को संभालना भी मुश्किल सा हो गया। आया आती तो थी, लेकिन अपनी मन मर्जी से ही कार्य करती थी। कभी पिंकू भूख से बिलबिलाता तो दूध ही नदारत होता। कभी खुशबू की खिचड़ी की मांग होती और आया आगे दलिया रखकर छुट्टी कर जाती। बच्चे चीखते चिल्लाते तो रमा देवी स्वयं उठकर उन्हें खिलाना चाहती, लेकिन घुटने के दर्द से कराह कर फिर बैठ जाती। जिस दिन घर के काम के लिए महरी भी न आती, उस दिन तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो जाता था। आया तो मुश्किल से बच्चों का ही काम निपटाती थी। उसकी मिन्नतें करके थोड़ा बहुत काम वे करवा लेती। शेष तो सुलभा को ही करना पड़ता। रमा देवी अब अक्सर सोचती, बहू बेचारी भी क्या क्या करे, दफ्तर संभाले, बच्चों की देखरेख करे या नौकरी करे। रमा देवी ने सोचा, अगर पति या बेटा कहे अथवा बहू खुद ही नौकरी छोड़ने की बात करे तो अब वे फौरन तैयार हो जाएंगी। लेकिन कोई भी इस प्रश्न को उठाता ही नहीं। शायद उनकी परीक्षा ले रहे हैं या उनकी जिद झूठी प्रतिष्ठा का परिणाम उन्हें दिखाना चाहते थे। अब उन्हें स्वयं ही अपनी भूल महसूस हो रही थी। सुलभा के बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से नहीं हो रही है, यह भी वे समझ रही थी। माँ के होते भी बच्चे उसका पूरा स्नेह दुलार नहीं पा रहे थे। उसके ऑफिस से लौटने पर पिंकू अक्सर सोया हुआ मिलता। खुशबू भी आया के साथ कहीं घूमने या बगीचे में गई होती। यह तो एक तरह से अन्याय था बच्चों के प्रति। बच्चों के प्रति माँ को अपने कर्तव्य से विमुख कराना अपराध ही तो था। अब और अन्याय वे नहीं होने देंगी। उनकी तानाशाही के कारण ही सभी सदस्य चुपचाप अपने मानसिक तनाव में ही जबरन घुट घुट कर जी रहे हैं। उनके सामने कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन वे इतने समय तक कैसे नहीं समझ पाई। अचानक ऑफिस से लौटते सुलभा का कुमलाया चेहरा आंखों के सामने घूम गया। बेचारी को व्यर्थ ही नौकरी के जंजाल में फंसा दिया। यही तो उसके हंसने खेलने के दिन है, लेकिन उन्होंने उसे बेकार के मानसिक तनाव में उलझा दिया। रमा देवी ने निर्णय ले लिया कि अब वे अपनी झूठी प्रतिष्ठा और रौब-दाब को तिलांजलि दे देंगी। शाम सुलभा के ऑफिस से लौटने पर कह देंगी, अब तुम अपना घर बार संभालो, बच्चे संभालो, नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके निर्णय से सबको आश्चर्य तो होगा ही, साथ ही शायद सभी सोचेंगे कि वे हार गई हैं, उनका निर्णय गलत था। लेकिन इस हार से उन्हें कोई अफसोस या ग्लानि नहीं होगी, क्योंकि इस हार से सभी को लाभ होगा, उन्हें भी खुद। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी प्रतिष्ठा की पराजय। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। नौकरी करना ऊपर ऊपर से तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन घर के सदस्य ही जानते हैं कि परिवार की बहू या परिवार का कामकाज संभालने वाली जो स्त्री है, अगर वह नौकरी पर चले जाती है तो घर में वाकई बहुत सारी असुविधाएं हो जाती है। आर्थिक परेशानी हो तो सब लोग इसको सह भी जाते हैं, लेकिन अगर आर्थिक परेशानी ना हो, केवल शौक के लिए नौकरी की जा रही हो, तो घर में कई बार इस वजह से कलह भी हो जाती है। इस विषय में आपका क्या सोचना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।